अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात की। तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त, तहरीक इंसाफ की जानिब से राब्तों और मुज़ाकरात की खबरों का एतराफ़ किया गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात से मुतालिक खबरों की तरदीद की गई है। ज़राए का कहना है कि हुकूमती जमात नून लीग और पीटीआई बामकसद मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गई है। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला सामने आया है। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई वफ़द की मुलाकात में गैर मशरूत मुज़ाकरात पर बिलाखिर इत्तफाक हुआ है। जी बिल्कुल। और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा ने स्पीकर सरदार याद सादिक से मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे, जबकि हुकूमती दावा है कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और ना ही होंगे। सेनेट के इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि पीटीआई ने 9 मई को तमाम रेड लाइन की, उनके जैसा मुफाहमत वाला कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। उनका मजीद क्या कहना था, ये देख लेते हैं। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर वाकई आपके पास कोई खुदा ना खास्ता आपको बंदे मरे हैं तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपको वो बॉडीज जो हैं वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए था। अगर चले नहीं की और किसी भी वजह से उसको दफन कर दिया तो उसके पर्टिकुलर्स दें। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। आपने पूरी दुनिया में तशहीर कर दिया। खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करें। और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि वज़ीर आज़म के असद कैसर से मुलाकात नहीं हुई और ना ही स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। याद सादिक से ताज़ियत के लिए हुकूमती नुमाइंदों की तरह पीटीआई के लोग भी आ रहे हैं और इस बात में कोई हकीकत नहीं कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं या सिर्फ राब्ते हुए हैं। हुकूमती वज़रा और पीटीआई रहनुमाओं के मुबहम बयानात और सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल ने सूरत हाल को वाज़ेह करने की बजाय मज़ीद उलझा दिया है। और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी आपको बताएं कि आज उन्होंने भी मीडिया से बात की है और मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। कहा कि बिल पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में वज़ीर आज़म से बात हुई थी और इसके बाद सदर का दस्तखत न करना उनकी समझ से बालातर है। जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि क्या सदर एक बिल पर दोबारा एतराज़ भेज सकता है? क्या 10 दिन सदर के दस्तखत न करने से बिल खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत हुए तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? उन्होंने मजीद क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। तुम एक्ट लाए हो, उसको हमने कबूल किया है और वो जो मुआहिदा था उसको आपने तोड़ा है। उसमें आपने लिखा था कि जिन मदारस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रखी जाएगी। मजीद जो मदारस रजिस्टर होना चाहेंगे हुकूमत ताउन करेगी कि तमाम मदारस के अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे। हमें बताया ना, एक मदरसे की बैंक अकाउंट खुला है, किसी एक मदरसे की रजिस्ट्रेशन हुई है कि हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा और एक भरपूर कुव्वत के साथ फिर जाहिर है कि हमने आवाम की तरफ जाना है। जब सरकार जो है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो फिर हमारे पास सिवाय आवाम की तरफ जाने का क्या रास्ता रहेगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान खान साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, अलग अलग बयानात आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से भी, पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से भी। तो अंदर की खबर क्या है? मुज़ाकरात हो रहे हैं या बस राबतों तक ही बात अभी तक पहुंची है? जी शुक्रिया। सबसे पहली बात तो यह कि सियासत किसी भी नहज पर पहुंच जाए, कहा यही जाता है कि मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अगर वो बंद हो भी जाएं तो वो मुस्तकिल बंद नहीं होते, दोबारा भी खुल सकते हैं। और हमने यही, हमारी जो सियासी तारीख है वही हमें बताती है कि यहाँ पर मुज़ाकरात जो हैं वो हमेशा जो सियासी फरीक होते हैं उनके माबैन ये राब्ते और मुज़ाकरात, ये सिलसिला जो है वो हर सूरत डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बिल वास्ता, बिला वास्ता ज़रूर चलता रहता है। अभी जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, ये कल जो दो इवेंट्स थे उसमें ये चीज़ें जो हैं दोनों जानिब से, यानी हुकूमत की जानिब से और पीटीआई की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से ऐसी वाइब्स आई हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए दोनों राजी हो रहे हैं। तो ये बात तो
ठीक है कि राजी हो रहे हैं। अब मुज़ाकरात, इसका मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हुकूमत ने भी इसकी तरदीद की है और खुद पीटीआई ने भी ये कहा है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। यहां तक बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुज़ाकरात करने के लिए दोनों फरीक राजी हैं, ख्वाहिशमंद हैं। इस बात को प्रूव किया जा रहा है। कल जो एक बड़ा इवेंट हुआ था, जो बड़ी एक हैपनिंग हुई थी, वो ये थी कि स्पीकर हाउस में सरदार अयाज सादिक की हमशीरा जो वफात पा गई थी, उनसे सरदार अयाज सादिक से इज़हारे ताज़ियत के लिए कल पीटीआई के असद कैसर और बैरिस्टर गौहर खान और साहबजादा हामिद रजा, ये एक पूरा एक डेलीगेशन की सूरत में ये कल पहुंचे थे स्पीकर से ताज़ियत करने के लिए। और कहा यह जा रहा है कि जब ये डेलीगेशन वापस हो रहा था तो उसी वक्त ही वजीर आजम का डेलीगेशन, यानी वजीर आजम खुद अपने दो अमायदीन के साथ, जिसमें राना सनाउल्लाह और आहद चीमा शामिल थे, ये उसी वक्त स्पीकर हाउस में पहुंचे हैं। और वहां पर इनका न सिर्फ ये कि अलैक्स लैक हुई है, बल्कि कुछ जो है, यानी कहा जा सकता है कि राब्ता जरूर हुआ है, चाहे वो रस्मी तौर पर हो, अलैक्स लैक हुई है, खैरियत हुई है। लेकिन क्योंकि देखें, ये बात इतनी आसान नहीं है कि स्पीकर हाउस में वजीर आजम ने अगर जाना है तो उनको ना पता हो कि वो किस टाइम वहां पहुंचेंगे और कौन वहां पर मौजूद होगा और कौन नहीं होगा। तो ये जो इंटरेक्शन हुआ है, ये मैं समझता हूं कि इसमें देयर इज मेथड इन दिस मैडनेस। इसके अंदर कोई जो है वो, इसके अंदर कोई ज़ूमानी बात जो है वो जरूर है। लेकिन कामरान खान साहब, ये बताइएगा, अगर ये देख लिया जाए, आपसे सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं तो वो किन टर्म्स पर होंगे? क्योंकि पीटीआई का ये मौक़िफ़ है, उनके कुछ मुतालिबात हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए और हमारे जो गिरफ्तार लोग हैं उन्हें रिहा किया जाए। वो ये भी कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। उधर हुकूमत और हुकूमती जमातें ये कह रही हैं कि आप 9 मई पर पहले माफ़ी मांगें, 24 नवंबर को जो कुछ किया उस पर माफ़ी मांगें। रिहाई के हवाले से भी तो बड़ा मुतालिबा। तो ये बताइए कि किन टर्म्स पर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, इसमें एक बात जो दोनों तरफ से यानी कि नजर आ रही हमें और जिसका अंदिया भी दिया जा रहा है, वो ये है कि ये मुज़ाकरात होंगे और बिला मशरूत होंगे, गैर मशरूत होंगे, यानी इसमें कोई प्री कंडीशन जो है वो सेट नहीं की जाएगी दोनों जानिब से। यानी हुकूमत, जो कि आप समझते हैं कि एक पीटीआई का, जब वो पीटीआई को फेस कर रहे थे और जो उनकी फाइनल कॉल थी 24 नवंबर वाली, तो उस वक्त पीटीआई ने ये कहा था कि जी हमारे 4 मुतालबात हैं, वो पहले पूरे किए जाएं, उसके बाद हम मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। और वो इतने सख्त मुतालबात थे जिसमें कहा था कि जी 8 फरवरी का जो मैंडेट हमसे चोरी हुआ है, वो हम चोरी किया गया है, वो वापस किया जाए। जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको रिवर्ट बैक किया जाए। फिर कहा गया कि जितने मुकदमात बनाए हैं उनको खत्म किया जाए। और चौथा मुतालबा यह था कि जितने भी कारकुनान और रहनुमा कैद में हैं उनको रिहा कर दिया जाए। तो ये तमाम ऐसे मुकदमात थे, ऐसे मुतालबात थे जिसके ऊपर जाहिर है कि कोई इसको एक्सेप्ट करके मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आ सकता था। तो अब कहा यह जा रहा है कि पीटीआई जो है वो भी इस बात पर जो है उन्होंने इशारे ऐसे दिए हैं कि वो गैर मशरूत मुतालबात के ऊपर राजी होंगे। और इसी तरीके से हुकूमत जो है वो तो पहले ही गैर मशरूत मुतालबात पर राजी होंगे। कामरान खान, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं, सदर ने क्या एतराज़ात उठाए, अब क्या करने जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि वो कह रहे हैं अदालतों का भी रुख किया जाएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान ने आज बड़ा क्लियर कहा है। उन्होंने कहा है कि जी सेनेट ने हमारा वो बिल जो था, सोसाइटीज का जो एक्ट था जिसमें कि मदारस की रजिस्ट्रेशन की बात थी, वो कौमी असम्बली में भी मंजूर कर लिया था, वो सेनेट ने भी मंजूर कर लिया था। इसके बावजूद सदर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। और सदर के जो एतराज़ात हैं उसके अलावा ये कहा जा रहा है उस हवाले से कि वो एतराज़ात जो हैं वो उन्होंने, सदर ने यह कहा कि ये मामला जो है ये सूबाई सतह पर हल होना चाहिए। इसके लिए अगर कोई कानून साजी होनी चाहिए या लेजिस्लेशन होनी चाहिए तो वो सूबों को अपनी अपनी हद तक लेजिस्लेशन करनी चाहिए। इसके लिए वफाकी लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। तो हुकूमत ने अभी तक तो नजर यह आ रहा है कि हुकूमत जो है वो उसी बिल को मजीद तरमीम के साथ और मौलाना साहब की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक, जैसा वो कह रहे हैं, इस बिल को इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ इसको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रखा जाएगा और वहां पर फिर इसकी अप्रूवल जो है वो ली जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि शायद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो 16 दिसंबर को तलब कर लिया जाए, पीर के रोज, और उसमें यही एजेंडा जो है उसको शामिल किया जाएगा। तो मौलाना ने यह खास तौर पर यह बता दिया बुलाकर इस मामले को हल करने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन कामरान, आप हमारे साथ ही रहिए। एक तोशाखाना 2 केस में एक अहम डेवलपमेंट है जो कि नाज़रीन तक पहुंचानी है, जिसमें
बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज आयद कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमंद ने तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की है। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी और नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल हुआ था। जी बिल्कुल, और सितंबर में FIA ने तहकीकात के बाद चालान अदालत में जमा कराया था। ख्याल रहे कि तोशाखाना के पहले केस में अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर चुकी है। इसी पर ही बात करेंगे ब्यूरो चीफ कामरान खान से। कामरान खान, कहिएगा ये जो डेवलपमेंट हुई है, अब क्या लगता है ट्रायल कैसे आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी अहम पेशरफ्त है। सबसे पहली बात तो ये कि जो इसमें तोशाखाना का ये सप्लीमेंट्री केस है जिसे पार्ट 2 का नाम दिया गया है, तोशाखाना 2। इससे पहले एक केस में सजा हुई थी, लेकिन उस सजा के खिलाफ अपील जो है वो इस वक्त भी पेंडिंग है। तो ये तोशाखाना पार्ट 2 केस जो है ये भी नैब ने ही इसको जनरेट किया था। ये इस्तगासा इसमें नैब ही थी। इब्तदाई जो इंक्वायरी है वो नैब ने की थी, लेकिन फिर इस दौरान हुआ यह था कि नैब कवानीन में तरमीम कर दी गई थी और यह कहा गया था कि नैब एक मखसूस हद तक मालियत के जो मुकदमात हैं उनकी वो उसकी एम्बिट में शामिल होंगे, उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकेगा। इस वजह से फिर ये वाला केस जो है ये FIA के सुपर्द कर दिया गया था और FIA जो है वो एक फौजदारी केस के तौर पर बानी पीटीआई के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ ये तोशाखाना पार्ट 2 केस चला रही थी। इस्तगासा ने इंक्वायरी मुकम्मल करके आज चार्जशीट जो है वो पेश की थी, जिसमें कि आज ये चार्जशीट उनको पढ़कर सुनाई गई और फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई। इस फर्द जुर्म से दोनों मुल्जमान ने, यानी बानी पीटीआई ने भी और बुशरा बीबी ने इसकी जो सेहत जुर्म से इनकार किया है। तो इसलिए अब होगा यह कि इसके लिए बाकायदा ट्रायल जो है वो आगे चलेगा और हमारी मालूमात के मुताबिक आज की जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें ये 18 दिसंबर के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया है और इस्तगासा को यह कहा गया है कि वो अपने गवाहान जो है वो 18 दिसंबर को पेश करे, ताकि उसके बाद फिर जो है वो जो डिफेंडेंट हैं यानी इसमें जो मुल्जिम हैं उनको मौका दिया जाएगा। यानी कि अब बाकायदा ट्रायल जो है वो शुरू होने को है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामरान खान मौजूद थे। एक तो मामला जो मुज़ाकरात के हवाले से काफ़ी दिनों से बात चल रही थी उसमें अभी तक कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन दोनों जानिब से नरम अंदाज से कहा जा रहा है कि शायद अभी तक शुरू नहीं हुए, हम इस पे कमेटी बना देंगे, माहौल ऐसा बना रहे हैं और पार्लियामेंट से हम रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे। मशरूत मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया जा रहा है, तो अब देखते हैं कि जी राबते तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ चले जाएं। अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए एक बेहतरी के लिए ही है कि मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और मामला जो है अफ़ाम व तफ़हीम से हल हों। और दूसरा जो हम देख रहे हैं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल, देखना ये कि मौलाना फजलुर रहमान अब क्या करते हैं। अदालत वो मामला भी मुज़ाकरात से हल हो सकता है, वो वाला मामला भी मुज़ाकरात से हल हो सकता है। खैर आगे बढ़ेंगे जी। कराची का मामला है। कराची में गुज़श्ता एक रोज़ में ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 10 अफराद मौत की नींद सो गए हैं। गुलिस्तान जौहर में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 45 साल नौजवान नवीद जिंदगी की बाजी हार गया। गुलबाई में ट्रेलर की टक्कर से खातून शबाना और उसका बेटा जाँ भाग, जबकि उसका शौहर जख्मी हालत में अस्पताल पहुंच गया। अगर बात करें कयूमाबाद की, सदर, नागर चुरगी, बल्दिया, साइट एरिया और नाजमाबाद हादसात में 7 अफराद ने जान गंवाई है और कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया हमारे नुमाइंदे मीर खान ने। अच्छा शामिर, आप ये मुझे बताइएगा, ये पिछले 24 घंटों में इतने ट्रैफिक हादसा, 10 कीमती जानें चली गई हैं। ट्रैफिक का निज़ाम कराची का कैसे चल रहा है कि इतनी ज़्यादा जानें ज़ाया हो रही हैं और ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है अब? जी बिल्कुल, ट्रैफिक हादसा की बात की जाए तो यकीनी तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अचानक से इन हादसा में जो है इजाफा हुआ है और इनमें से बेशतर हादसा वो थे जो कि डंपर से टकराने के बायस पेश आए, यानी डंपर और मोटरसाइकिल की कहीं पे टक्कर हुई और कहीं पे डंपर और कार की टक्कर हुई, जिससे न सिर्फ कीमती जानों का ज़या हुआ बल्कि कई लोग जो है इसमें जख्मी भी हुए। अगर मजबूरी सूरत हाल बात की जाए शहर की, तो अब तक इस साल 470 के करीब ट्रैफिक हादसा में लोग जो है जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन 57% वो लोग थे जो कि मोटरसाइकिल सवार थे। सबसे ज़्यादा वो इन हादसा का निशाना बने हैं। तमाम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ औकात पर हम देखते हैं कि कैंपेन भी शुरू की जाती है, डंपर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। उसके बाद सामने लाई गई कि शहर में जो तरक्याती काम जारी है उसमें भी बड़ी मिक़दार में, बड़ी तादाद में हैवी ट्रैफिक का इस्तेमाल होता है। काम वो दिन भर भी चलती रहती है, रात भर भी चलती रहती है, जिसको यकीनी तौर पे अगर रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं तरक्याती काम जो है वो भी मुतासर होगा। तो तरक्याती काम भी मुतासर हो रहे हैं। शामिर साथ ही रहेगा आबिद कायम खानी, SSP ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट साउथ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हम देख रहे हैं कि कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता जा रहा है।
जिसकी वजह कहा जा रहा है जी तामीराती काम हो रहे हैं और इसकी वजह से हो रहा है, गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की वजह से भी हादसा हो रहे हैं। तो क्या वजह है इतनी तादाद में हादसा हो रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से? इस सिलसिले में अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिले में हमने इस सख्त इक़दाम लिए हैं। ख़ास तौर पर एक तो कराची के अंदर जैसे शाहमीर खान ने बताया कि ये जो एक्सीडेंट्स की जो वजूहात में ये तरक्याती काम भी हैं और जो सड़कें हैं या रोड हैं उनकी रिहेबिलिटेशन भी हो रही है। इसी के साथ साथ मेन जो हमारी 3-4 शाहराहों में जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है वो बन रही है, मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, BRT की सर्विस जो है वो भी उस पर भी तरक्याती काम जारी है और ऑरेंज जो हमारी ट्रेन है जो वो भी जो है उस पर भी काम जारी है। तो हमने इस सिलसिले में ये एक्शन लिया है कि हमारे एडिशनल IG साहब ने कि एक तो जो तेज रफ्तार ये डंपर, खासतौर पर डंपर पर ये ज़्यादा या ट्रॉलर जो हैं ये बड़ी तेज रफ्तारी के साथ है, तो उनका एक जो हमने कैंपेन चलाई जिसके अंदर चालान भी कर रहे हैं, उनकी फिटनेस भी चेक कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक कर रहे हैं उन ड्राइवरों के। इसके अलावा दूसरी साइड से भी हमने ये देखा है कि जैसे 57% के करीब जो मोटरसाइकिल के हादसात हैं वो फास्ट ट्रैक पे चलने की वजह से भी है। जो अपनी लाइन में जो मोटरसाइकिल सवार रहते नहीं हैं और वो उस फास्ट लाइन में आ जाते हैं और हादसात का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी आगाही के लिए हम तरबियती वर्कशॉप भी शुरू कर रहे हैं इसी सिलसिले में और बैनर्स आवीज़ा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है ड्राइविंग लाइसेंस की एक बहुत बड़ी तादाद हज़ारों में है जो यहाँ पर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, उनको हमने 10 रोज का वक्त दिया है कि और एडिशनल IG साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है कि इसमें किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10 दिन दे रहे हैं, उसमें जो भी हैं कराची की शहरी वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस बना लें ताकि यानी जो है वो प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग हो, अपना हेलमेट का इस्तेमाल करें जिससे आपकी जान के चांसेस 80% आबिद साहब ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चल भी रही हैं, जैसे कि आपने बताया तरबियती वर्कशॉप्स हो रही हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं, आपने बताया कि इनके लाइसेंस के हवाले से भी इन पे काफ़ी सख्ती की जा रही है, लेकिन हादसात में कमी नहीं आ रही। पिछले 1 साल में कराची में 470 कीमती जानें ट्रैफिक हादसात में गई हैं। इसकी रेशो को कम करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए अब मज़ीद क्या कर सकते हैं आप? अब हमने एक तो सबसे पहले ये प्लान किया कि दिन के वक्त में जो इस किस्म की जो हैवी ट्रैफिक है वो आ रही है उस पर 6 बजे से लेके और रात 11 बजे तक जो है पाबंदी होगी। सिर्फ जो एसेंशियल फूड सर्विसेज होंगी क्योंकि वो ज़रूरी है शहर के लिए, उसके अलावा तमाम ऐसी जो हैवी गाड़ी होगी उनका 6 से लेके सुबह और रात 11 बजे तक दाखिला ममनू कर दिया गया और इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। दूसरा जो है रात के वक्त में तकरीबन हर सब डिवीजन में एक DSP अपनी निगरानी में जो बड़ी हाईवे पे और वहाँ पर जो नार्दर्न बाईपास हैं और दूसरे इलाके हैं जो शहर को लिंक करती हैं बड़ी रोड, उन पर जो है चेकिंग पॉइंट्स जो हैं वो बना दिए गए हैं जिससे यानी जो है वो रात के अंदर खास तौर पर इस किस्म के हादसात हो जाते हैं तो उसमें निगरानी भी उसकी जारी रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आबिद कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ शामिर खान आपने भी आगाह, बहुत शुक्रिया। बड़ी अफसोसनाक ये सूरत हाल है और 1 साल के अंदर 470 कीमती जानें ज़ाया हो जाना ट्रैफिक हादसात की वजह से। और इमरान, कराची में वैसे ट्रैफिक अक्सर ब्लॉक रहती है, मैं भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। बहुत ही वैसे इस चीज़ पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कि ट्रैफिक के सिस्टम को बेहतर किया जाए। और कहा यह जाता है जी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी वजह से ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं, लेकिन वहाँ अक्सर ट्रैफिक जैम रहती है, तो इंतज़ामिया को इस पर मुतहरिक होना चाहिए और इस पर कोई ना कोई बेहतर सदबाब करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक। आप हमारे साथ वेलकम बैक जी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फ्यूजन मॉडल पर कंफ्यूजन बरकरार है, भारत अपने लिए तैयार मगर पाकिस्तान को साफ इनकार। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के फ्यूजन मॉडल पर कंफ्यूजन ताहाल बरकरार है। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि भारत अपने मैचेस दुबई में खेलने पर रजामंद हो गया है, अलबत्ता फ्यूजन फार्मूला अपने इवेंट्स पर लागू नहीं करना चाहता। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक इसी हफ्ते फैसला होने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़े किया है कि भारतीय मीडिया के दावों पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। हम तहरीरी यकीन दहानी के बगैर
कोई बात कबूल नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक भारत ज़ुबानी हद तक पाकिस्तान की तजवीज़ पर रजामंद है, ताहम तहरीरी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। ICC ग्रीन सिग्नल का मुंतज़िर है ताकि वो तैयार शुदा शेड्यूल जारी करे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात जारी हैं और PCB के आला अहदेदारान दुबई में मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारत अपने मुल्क में 2027 तक होने वाले इवेंट्स में सेमीफाइनल्स को मुंतकिल करने पर आमादा नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर। इरफान साहब, इस फ्यूजन पर कन्फ्यूजन तो है ही है, मुझे जो कन्फ्यूजन है वो ज़रूर दूर कीजिएगा और शायद आवाम के लिए भी ये हो कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचेगा तो उसे भारत में खेलना होगा, तो इनकेस अगर जब भारत में जाना ही है तो फिर ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी? देखिए महम, हम इस पे काफी ज्यादा बात कर चुके हैं और कंटिन्यूसली करते चले आ रहे हैं। डेडलॉक दो चीजों के ऊपर बरकरार है। पाकिस्तान ने जिस तरह कहा कि हमारे कंट्री में होगा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान को उन्होंने हाइब्रिड मॉडल कहा, पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान ने सिमिलरली कहा कि हम भी आपकी कंट्री में जाके नहीं खेलेंगे, वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। भारत ने कहा जी ठीक है, भारत उस तरह सोलो होल उसमें कहना चाहिए होस्ट नहीं है। श्रीलंका उसके साथ को होस्ट होगा वर्ल्ड कप के अंदर भी और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी। तो भारत ने कहा कि चले ठीक है। अब पॉइंट ये है कि भारत अपना सेमीफाइनल, और अगर भारत पहुंच जाता है और पाकिस्तान पहुंचता है, वो सेमीफाइनल और फाइनल के ऊपर आके डेडलॉक बरकरार है। भारत का मानना ये था कि जो पाकिस्तान ने शुरू में इसको 3 साल का रिटर्न में लाने के लिए कहा, भारत ने रिफ्यूज इसी वजह से किया था कि हम सब जानते हैं कि हमेशा की तरह भारत इसमें डिनायल मोड पे जाएगा और जब मौका आएगा तो भारत रिफ्यूज कर देगा। अब अगर आगे फर्दर स्पेकुलेट करें या हम सारा सिनेरियो को डिस्कस करें तो 2 ऑप्शन बचती हैं। एक तो ये है कि भारत एक्सेप्ट करे, जो करता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करे। पाकिस्तान भी अपने स्टांस पे कायम है कि हम रिटर्न के बगैर और इस मॉडल के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जो अभी तक मेरे सोर्सेज हैं, ICC इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए कोशिश तो कर रही है दोनों बोर्ड को मनाने के लिहाज से, और दोनों अपने अपने पॉइंट पे खड़े हैं। कहीं मुझे डर लग रहा है और मुझे ये स्केयरनेस अब आ रही है, जो कि भारतीय मीडिया भी इसमें बड़ी बात कर रहा है, कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट ना कर दी जाए, क्योंकि हम काफी डिप्राइव रहे इस लिहाज से। 26 साल के बाद, 28 ईयर के बाद बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। 2016-17 के बाद दोबारा क्रिकेट बिट्स एंड पीसेस में आनी शुरू हुई, तमाम टीमें आ चुकी हैं। ये एक मेगा इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं। होस्टिंग राइट्स तो पाकिस्तान के पास रहेंगे, और ICC मेरे सोर्सेज के मुताबिक अब पाकिस्तान पे प्रेशर भी यही बिल्ड कर रहा है कि आप इस हाइब्रिड मॉडल को मान लें, फ्यूजन मॉडल को छोड़ें और रिटर्न की बात भी छोड़ें, और आके आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे अदरवाइज हम शिफ्ट कर देंगे। अब ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए कि डिप्लोमेटिकली बाकी बोर्ड्स को एंगेज करे, क्योंकि आज अगर भारत पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती कर रहा है, कल को किसी और बोर्ड के साथ भी हो सकती है। तो प्रिंसिपली तो हर लिहाज से पाकिस्तान सही बात कर रहा है, राइट जगह पे खड़ा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो भारत की बैड इंटेंशंस हैं और पैसा होने की वजह से वो जो अपना एक रोब दिखा रहा है, वो पाकिस्तान को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन इरफान देखिए, बॉडी तो ICC है ना, एक जिसने सारे इस चीज़ को मैनेज करना है, और फाइनल जो ICC इस मामले को लेके भी चल रहा है। तो इस मामले में हम देख रहे हैं कि ICC बहुत बेबस नजर आ रहा है। अगर इतनी बेबसी है तो फिर इस बॉडी की क्या जरूरत है? देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान, कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जिस तरह फीफा की बात हम करते हैं, टेनिस फेडरेशन की बात करते हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडीज हैं कि इनको किसी तरह पॉलिटिकल चीज कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जहाँ सबसे बड़ी बॉडी जो है ओलंपिक्स की है, तो वो पॉलिटिकली कोई 1% भी, कोई कंट्री भी इस पे जाके आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। वो इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का डिसीजन लेते हैं। ICC सारी दुनिया मानती है कि BCCI का सेकंड नेम है, हम मानते हैं कि 80% वो रेवेन्यू भी दे रहे हैं, बट पाकिस्तान की पोजीशन को समझना चाहिए इंडिया को भी और बाकी कंट्रीज को भी, और खास तौर पे ICC को भी, कि पाकिस्तान के बगैर दुनिया क्रिकेट चल नहीं सकती। भारत का ये मोटिव है, और जो पाकिस्तान को हर जगह डेंट कर रहा है कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट हो सकती है, पाकिस्तान नहीं मानता तो उसको बाहर कर दें, हम उनके बगैर कर लेंगे, होस्ट कोई और बना देते हैं। ये सारी बातें अभी चल रही हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जो आप बात करें इमरान, ये असूली तौर पे तो ऐसा होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली प्रिंसिपली और ऑन द ग्राउंड हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, होस्ट हम किसी और मुल्क को क्यों बना दें? इरफान बात सुने, किसी और मुल्क को होस्ट क्यों बना दें? हम ये क्यों ना कर लें कि भारत की जगह हम दूसरी टीम ले आए? इमरान, ये तो पाकिस्तान ने शुरू में कह दिया था, ICC ने आपको रिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा था कि 9वीं रैंक की टीम श्रीलंका है, भारत नहीं आता, ना आए, हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे, आप करें। उन्होंने ICC ने आगे से ये रिप्लाई किया
कि भाईजान ये सारे ब्रॉडकास्टर और जितना स्पॉन्सर है ये भारतीय लोग हैं, और अगर हम भारत के बगैर आईसीसी नहीं करा सकते चैंपियन ट्रॉफी, तो स्टेट वे आईसीसी ने पाकिस्तान को, पीसीबी को रिफ्यूज कर दी थी, जो आप बात कर रहे हैं। अब ये आप जब देखिए ना, शुरू में पूरा नवंबर का मंथ हम जितने भी शोज किए या जितने भी मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनके स्टेटमेंट उठाए, वो कहते रहे कि मैं जी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब पॉइंट ये है कि लास्ट 10 डेज से हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही, ये पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का बात ही खत्म होगी, उस पर क्रॉस लग गया है। अब तो दो बातों की ऊपर बात हो रही है। जैसे लास्ट वीक वोटिंग होनी थी, वोटिंग में दो एजेंडा थे, एक तो हाइब्रिड मॉडल या दूसरा पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री के अंदर, जिसमें साउथ अफ्रीका और भारत की ऑप्शन है, इन दो कंट्री के अंदर चैंपियन ट्रॉफी करा दे। यानी कि जो हमारा मोटिव था, जो हमारा स्टांस था, वो तो पहले क्रॉस हो चुका है। अब अगली जो दरमियान में हमने एक अच्छा रास्ता निकाला, उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो भारतीय हठधर्मी की वजह से इस वक्त खेल को नुकसान पहुंच रहा है जी, क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है और क्रिकेट के शायकीन को नुकसान पहुंच रहा है। आपका इरफान ज़हीर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और ये पहली दफा नहीं हुआ वैसे कि भारत, हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना चाहती है, आवाम भी देखना चाहती है और इससे बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि बता रहे थे कि जी कमर्शियल जो सपोर्टर्स हैं, स्पॉन्सर हैं, उनकी जानिब से भी एतराज़ उठाया गया है, वो भी देख रहे हैं और उनको भी नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया है कि भाई उन्होंने स्पॉन्सरशिप अपनी ये चीज़ें लगाई हुई हैं कमर्शियल हवाले से भी, तो उनको ये चाहिए कि इस पर कोई ना कोई, भारत को चाहिए कि खेल पर सियासत ना करे, कोई हल निकाले। आगे बढ़ते हैं जी, सरगोदा का मामला है। सरगोदा ज़िला इंतजामिया ने तजावुज़ात के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अरसे दराज से कायम पुख्ता गैर कानूनी तामीरात को भी मिसमार किया जा रहा है। शहर के बड़े बाजारों में तजावुज़ात की वजह से आमदोरफ्त में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कमिश्नर सरगोदा ने मेन बाजारों में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रजा से, जो कि इस वक्त CEO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में सरगोदा में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। तमाम मेन बाज़ारों में इस वक्त ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। CEO मैडम जोया मसूद बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि सरगोदा में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो दुकानदार फुटपाथ किराए पर दे रहे हैं उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तजावुज़ात के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ हमारी चीफ़ मिनिस्टर का भी बड़ा क्लियर पैगाम है। इस हवाले से हमें कोई सियासी प्रेशर भी नहीं आएगा और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर बिल्कुल उनका अज़म भरपूर है। सफाई के हवाले से भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। हम अपनी फील्ड में कोई जो स्टाफ एब्सेंट है वो डिसमिस कर रहे हैं और सब सफाई करेंगे। इस हवाले से कमिश्नर साहब का भी बड़ा क्लियर मैसेज है और तजावुज़ात के हवाले से भी कि कोई बिल्कुल तजावुज़ नहीं करेगा, पेवमेंट्स क्लियर होंगी। CEO मैडम जोया मसूद बलोच साहबा का यही कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अहकामात की रोशनी में सरगोदा में इस वक्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें आगाह किया। और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, तजावुज़ात यहाँ पर कायम करने क्यों दी जाती हैं, जो कि उनको हटाने के लिए गैर कानूनी तामीरात होती क्यों हैं जिनको हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है? ये भी सोचने वाली बात है कि पहले इसको रोक लिया जाए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के MS के करप्शन में मुलव्वस होने के बाद मुअत्तल होने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हो सका है। मामलात जूं के तू हैं और आज भी एक तरफ तो अस्पताल में अद्वियात का शदीद फुकतान है, तो दूसरी तरफ उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की छत पर पड़े एंटीबायोटिक इंजेक्शन और NS की बोतलें ज़ाया करके फेंक दी गई। बिल्कुल, और अद्वियात के ज़ाया करने की फुटेज सुनो न्यूज़ को मौसूल भी हुई है। इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन की डेट एक्सपायर हो चुकी है और नॉर्मल सलाइन की जो बोतलें हैं वो भी फेंकी गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे नुमाइंदे सलमान। अगर ये इतना सब कुछ ज़ाया हो गया है तो इसमें तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? ये किसी मरीज़ के भी तो काम आ सकती थी ये सब चीज़ें। एक तरफ अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है, अद्वियात नहीं मिल रही और यहाँ पर चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा अस्पताल में एक तरफ तो अद्वियात का शदीद फुकदान नज़र आ रहा है और दूसरी जानिब उसी अस्पताल की छत पर एक्सपायर एंटीबायोटिक इंजेक्शन और SK की पड़ी जो बोतल्स हैं वो DHQ हॉस्पिटल की छत पर मिली हैं। वो एक करप्शन का ही मामला लग रहा है। इस पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से शहरियों का नोटिस लेने का भी कहा जा रहा है। CEO हेल्थ की जानिब से भी कहा गया है, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शहरियों का ये भी कहना है कि मजीद जो है लाखों रुपए की जो अद्वियात हैं उनका भी ज़ाया होने का इंकशाफ हो रहा है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान चौधरी हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि उकाड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में क्या सूरत हाल है। देखिए, हमने माम आपको याद होगा 2 रोज़ पहले भी हमने लाहौर के अस्पतालों के मुतालिक भी बात की थी कि यहाँ पर टेस्ट के पैसे नहीं है लोगों के पास, इसके साथ अद्वियात नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर अगर अद्वियात हैं भी, चीज़ें हैं भी, तो वो एक्सपायर हो रही है और उन्हें ज़ाया कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आप सिविल अस्पताल में जी खतीर रकम भी है, उसके बावजूद भी मसाइल हो रहे हैं। जैकाबाद के सिविल अस्पताल में करोड़ों रुपए का खतीर बजट होने के बावजूद भी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। अद्वियात और दीगर सहूलियात ना होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गौस बख्श से। जी गौस, बताइएगा इस वक्त लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर सिविल अस्पताल में करोड़ों रुपए बजट होने के बावजूद ये सिविल अस्पताल खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगे है। यहाँ पर 300 से 400 ओपीडी हो रही है। यहाँ पर जो डॉक्टर ओपीडी की जो यहाँ पर स्लिप बना के दे रहे हैं, उनको मेडिसिन जो है कि बाहर से परचेज करने पड़ रही है। लेकिन ये करोड़ों रुपए की बजट आखिर ये कहाँ पर खर्च हो रही है? यहाँ पर जो इनको बजट मिल रही है वो मरीजों पर ऊपर सर्फ तो नहीं हो रही है। यहाँ पर जो मेडिसिन लिख के दे रहे हैं वो भी बाहर प्राइवेट मेडिकल से खरीद करने पर मजबूर है। अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम के हवाले से, तो पोस्टमार्टम की यहाँ पर जो इमारत है वो ज़बू वाली का शिकार है। यहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टरों की जानिब से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहाँ पर लाशों की बड़ी बेहुरमती भी हो रही है। एक तरफ पोस्टमार्टम हो रहा है तो दूसरी जानिब जो इमरजेंसी में पेशेंट आ रहे हैं उनको फर्स्ट एड किया जा रहा है। एक ही जगह पर ये दोनों काम चल रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर जो है कि अपनी ज़्यादातर प्राइवेट क्लिनिक को टाइम दे रहे हैं। यहाँ पर जो सिविल अस्पताल की हालत ज़ाहिर है वो दिन ब दिन जो है कि ख़राब होती जा रही है। जी